Hello student, welcome to BSEP Academy online classes. Today I am going to discuss about the principle of scientific management. Scientific management, according to Taylor's, conduct of business activities according to standardized tools, methods and trained personnel so as to have increased output through effective and optimum utilization of resources. Hence, it stresses that there is always one best way of doing things. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, फ्योल ने F.W. टेलर ने कहा है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसमें यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, जो मेथड यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, उसमें जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो एक ट्रेंड पर्सनल होनी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीजें अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा और उनका जो वर्क होगा काफी इफेक्टिव भी होगा. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात करते हैं, रूल ऑफ थंब मींस जो पहले से घिसा पिटा जो पहले का रूल है कि ऐसे ही किसी वर्क को किया जाना चाहिए जो पहले से करते आ रहे हैं, अब उसमें बिना कोई चेंजिंग किए, क्योंकि हम बिजनेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, जैसा सिचुएशन होता है, समय होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं. तो हम हर समय एक ही तरह से बिहेवियर नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हम एक ही जगह रिजिड होकर नहीं रह सकते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट हमें भी चेंज करना चाहिए. There should be scientific study and analysis of each element of job rather than adopting old rules. जो पुराना हमारा घिसा पीटा रूल है उसको अडॉप्ट करने के बजाय हमको नए क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उसका हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए. अडॉप्टिंग द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच ऑन ए हिट एंड मिस मेथड, हम ऐसा नहीं कि इसको किया उसको किया, जो भी है जो पहले हम रूल अपना लिए नहीं इसी को करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. दूसरा जो रूल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी मींस कोऑपरेशन होता है कि मैनेजमेंट का वर्कर के साथ हमेशा इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका कोऑपरेशन मिलना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मैनेजमेंट और वर्कर्स में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि एक वर्कर्स मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें और मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे. द नेक्स्ट थर्ड रूल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन. जो सेकेंड रूल हार्मोनी है उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये. तो जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, F.W. टेलर emphasized on the importance of cooperative group effort between the management and workers. उन्होंने काफी जोर दिया था कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो अच्छा एक कोऑपरेशन होना चाहिए और अगर गोल्स अचीव करता है कोई वर्कर्स, अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड भी देना चाहिए. इस तरह की चीजें, मतलब कोऑपरेशन की बात करें तो एक मैनेजमेंट को किसी वर्कर से उसका सजेशन लेना चाहिए, उसका भी सजेशन सुनना चाहिए. अगर उसका सजेशन ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है और ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हुआ है तो उस एम्प्लॉइज को, उस वर्कर्स को आप मैनेजमेंट के द्वारा उसको रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए. तो ये चीजें कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब अकेले नहीं
सबको साथ में मिलकर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें द मैनेजर शुड साइंटिफिकली select the workers, assign job as per their physical, mental and intellectual capability and potential and train them as per the job requirement। उसने कहा कि जो भी आप अपॉइंटमेंट करते हैं, वर्कर्स का करते हैं या एम्प्लॉइज का करते हैं, तो उसका सिलेक्शन करने के बाद से उसका जॉब असाइन करते हैं। आप उसको जो भी उसके फिजिकल या मेंटल या टेक्निकल जो भी एबिलिटी है उसके पास, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन और समय समय से उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जगह जगह कई कंपनियां अपना वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें एम्प्लॉयज और वर्कर्स जाते हैं, कुछ नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जो सिस्टम आते हैं उसके बारे में हर एक वर्कर्स अपडेट होने चाहिए, हर एक एम्प्लॉय अपडेट होने चाहिए। तो ये इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो क्या होता है, उनका इफिशियंसी इंप्रूव होती है, वो काफी इफेक्टिवली वर्क करते हैं और इफिशियंटली भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करें एफडब्ल्यू टेलर की, तो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, जब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जब टेक्निक की बात करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी लेवल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सुपरवाइजरी लेवल में आप जानते हैं कि फोरमैन वगैरह आते हैं, क्लर्क आते हैं। तो इस तरह की चीजें जब फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं तो टेलर ने यह सजेस्ट किया कि supervision is to be divided into several specialized functions and each function to be entrusted to a special foreman। एफडब्ल्यू टेलर ने यह सजेस्ट किया था कि जो भी जो सुपरवाइजरी लेवल का वर्क है उसको, हर एक वर्क को उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में डिवाइड होने चाहिए। जैसे हम एक प्रोडक्शन की बात करें, किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स का यूज होना, इंटरमीडिएट गुड्स का उसमें यूज होना, पैकेजिंग होना, उसका प्राइस ट्रैकिंग होना, इस तरह की चीजें अलग अलग कई प्रोसीजर से एक गुड्स जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको कई प्रोसेस से होके जाना पड़ता है। तो हर एक प्रोसेस पे एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने जब हर एक प्रोसेस पर एक उसी प्रोसीजर का, उसी मेथड का, उसी टेक्निक्स का स्पेशलिस्ट होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। Each workers will have to take order from the 8 foremen in the related process of function of production। तो ऐसे जो भी है 8 फोरमैन जो होते हैं अलग अलग, तो उनसे वो क्या करेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे, ऑर्डर लेंगे, फिर वो अपना वर्क करेंगे। स्ट्रेस ऑन स्प्रेटिंग प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और इससे क्या होता है, सेपरेटिंग हो जाता है, प्लानिंग का भी सेपरेट हो जाता है कि जो प्लान होता है अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने बताया था, अभी जो वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप का चार्ट बताया था मैंने, उसमें एक प्लानिंग इंचार्ज कहा था, ठीक है। और इस तरह से एक प्रोडक्शन इंचार्ज, मैंने 2 चीजें मैं बताया था, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज में एक डिसिप्लिनरी इंचार्ज होता है, एक रिपोर्ट कार्ड क्लर्क होता है, एक आपका टाइम क्लर्क होता है, टाइम एंड उसमें। तो इस तरह के अलग अलग क्लर्क होते हैं जिनका वर्क भी अलग अलग स्पेसिफिक वर्क होता है। ऐसे ही प्रोडक्शन में तो उसमें इंस्पेक्टर होता है जो गुड्स के स्टैंडर्ड को चेक करता है। इसी तरह उसमें रिपेयर इंचार्ज होता है जो मशीन वगैरह जो खराब होते हैं उनको क्या करता है, सही करता है ताकि वो टाइम से तैयार रहे अपने प्रोडक्शन के लिए। ऐसे ही मशीनिस्ट होता है जो मशीन को प्रॉपर वे में उसको सही रखता है। और टूल्स है तो टूल्स वगैरह को सही जगह पे उसको रखे। इस तरह की चीजें प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में आती है। ऐसे गैंग बॉस है
तो गैंग बास उसको वर्कर्स को चेक करता है कि क्या बस कहाँ पे है, मशीन्स कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें उसको देखना है। नेक्स्ट बात करें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखिए एफडब्ल्यू टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। सब शुरू में ही मैंने बताया था। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है कि जो भी प्रोसीजर हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में या कंपनी में, वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। हम जो मशीन प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। जो वर्कर्स हम यूज कर रहे हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में हम वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड, एक सफोकेशन महसूस नहीं होना चाहिए वर्कर्स को वर्क करने में, उनको काफी कंफर्टेबल महसूस करें। सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज, साइजेस एंड ग्रेजेस एंड प्रोडक्ट। तो ये सब चीज सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि कई चीजों में काफी क्लिष्ट बना देते हैं किसी चीजों को, जिसे वर्कर्स या एम्प्लॉइज को समझने में काफी दिक्कत होती है। तो कोई भी चीज हो, जब हम उसका स्पेशलाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंडर में आ जाती है, समझ में आ जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे स्टैंडर्ड का गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेथड स्टडी की बात करते हैं। तो मेथड स्टडी की बात करते हैं तो इसमें ढेरों सारे मेथड स्टडी है। पहला, फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। सबसे पहला जो है, ऐसा कोई तरकीब निकालिए जिससे कि कोई अपने जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। तो वो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है क्रिटिकल एनालिसिस इज मेड फॉर प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल हैंडलिंग एंड वर्क प्रोसेस यूजिंग टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट्स, ऑपरेशंस एंड रिसर्च। ये क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं जो प्लांट के लेआउट, कहाँ पे प्लांट को रखना है, प्रोडक्ट की क्या डिजाइन होनी चाहिए, क्या शेप साइज की होनी चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग का क्या है प्रोसीजर, कैसे वो गोडाउन से कैसे जाएगा, इस तरह से वर्क प्रोसीजर में कौन सा टेक्निक यूज किया जाएगा, लाइक दिस। इस तरह का प्रोसेस एक चार्ट होना चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन की जहां तक की बात करें तो मोशन का मतलब होता है गतिशील, मतलब चलने फिरने वाला। तो इसकी बात करें तो मेकिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, identifying and determining the ideal productive movement, eliminate the productive movements and equipment. मोशन स्टडी का मतलब यह है कि जहां पे वर्क करता है वहां पर जब भी कोई पर्टिकुलर टास्क, कोई वर्क परफॉर्म करता है तो उसमें वो किस तरीके से करता है, उसको कितना दूर जाना पड़ता है। सपोज दैट अगर वर्कर्स को यहां पे वर्क कर रहा है और उसको किसी इक्विपमेंट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, और उसको यहां से वर्क छोड़ के उसको वहां से जाना पड़े, वहां से जाके कोई सामान लाना पड़े दूर से, तो इसमें क्या हो जाएगा, काफी टाइम गैप हो जाएगा। तो इसमें जो क्विक जो उसको डिसीजन जो क्विक एक्शन लेना होगा वो नहीं ले पाएगा। तो मोशन स्टडी में वही चीजें फिक्स की जाती है कि जहां पे जो व्यक्ति वर्क कर रहा है वहां पे उससे रिलेटेड सारे टूल्स और रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। ये मोशन स्टडी का मतलब है। नेक्स्ट बात करें फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी डिटरमाइंस द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन ए कंप्लीटिंग ए टास्क। फैटिग स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो भी वर्कर्स कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इसमें उनको एक टाइम इंटरवल भी दिया जाना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए जिससे कि वो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए आप देखते होंगे जगह जगह जितने भी फैक्ट्री वगैरह में वर्कर्स होते हैं उनको बीच में एक लंच ब्रेक होता है, वही टाइम इंटरवल की बात इसमें किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम।
ये पीस वेज सिस्टम मतलब इवॉल्व ए सिस्टम वेयर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड इन डिफरेंट रेट्स एज फाइनेंशियल इंसेंटिव एक्ट एज मोटिवेटर्स। देखिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखना चाहिए, मतलब जो भी हम वेजेस पेड करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, मजदूरी देते हैं, उसमें डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर्स ज्यादा काम किया उसको भी उतना ही सैलरी दिए, एक वर्कर्स अच्छा काम किया उसको भी उतना ही सैलरी दिए, और एक वर्कर्स नहीं अच्छे से वर्क किया उसको भी उतना ही सैलरी देंगे। तो इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो अच्छा वर्क करने वाले होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए जो जैसा वर्क हो, इसलिए उन्होंने W. टेलर ने कहा था कि एक वर्क एनालिसिस भी होना चाहिए। वर्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको जैसा जो वर्क करे उसी के अकॉर्डिंग उसको वेज सिस्टम भी बनना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी वगैरह भी पे की जानी चाहिए। और जो वर्कर्स इस तरह से जो अच्छा वर्क करते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। इससे अदर जो वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि वो अच्छा वर्क किया है, उसको ज्यादा पैसा मिला, मुझे भी अच्छा करना चाहिए, मुझे भी इस बार अच्छा करूंगा, मैं भी ज्यादा पैसा पाऊंगा। इस तरह का एक सेल्फ मोटिवेशन होता है। ये डिफरेंशियल जो पीस वेज सिस्टम है ये एक मोटिवेटर का काम करता है वर्कर्स के बीच में। First, a standard task is established with an add of time and motion study. Then two rates are established, higher and when standard output is produced and lower when standards is not met. तो ये कैसे पता चलता है, किसी वर्कर्स को कोई टास्क दीजिए और एक टाइम फिक्स कर दीजिए, इतने टाइम के अंदर में तुमको ये क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। उसमें अब कौन कितना जल्दी करता है, कितना अच्छे तरीके से करता है, उसी के हिसाब से उसको रिवार्ड भी देना चाहिए और पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। Dear student, you have to prepare a proper notes.